एनालिसिस ऑफ फेसबुक एड्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास का। सर वो आपने मुझे वो भी शेयर नहीं किया। क्या? मैंने आपसे कल कहा था कि आप मुझे वो शेयर कर दें मैं ताकि उसको सेट कर लूँ। वो ही मैंने आपको बताने के लिए कहा था ना कि मैं आपको क्लास में बता दूंगा। तो वो तकरीबन सेटअप करने का तरीका सेम ही है। नहीं वो क्या नाम है जो उसके मैट्रिक्स थे। मैट्रिक्स से सॉरी मैं समझा नहीं। सर अच्छा वो मैट्रिक्स थे ना वीडियो। कल जो। जी 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 जी, क्योंकि मैं सर फिर एडिट कर लेता ना उसको अपने पास से, ताकि मैं तो भी। वीडियो बाजू का मैं आपको अगर ना भी प्रोवाइड करूँ तो आप सिंपल यूट्यूब चैनल विजिट करें ना, वहाँ पे वीडियो अपलोड कर देता हूँ। मैंने उस टाइम कर दी थी वीडियो अपलोड। सर मुझे पता नहीं था, मैं चेक कर लूँगा सर। असल में बाजू का वर्टिकल लोड होता है ना, तो फिर जेन में नहीं रहता, ये छोटी छोटी चीज़ें निकल जाती हैं जेन से। ये जी देख रहे हैं बिल्कुल मैंने ये सर। कर दी है कस्टम मैट्रिक क्रिएशन। मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ, चले कोई बात नहीं। कल पढ़ी थी मैंने, मुझे इसकी चार्ज पड़ी थी, कर्सर हो गया, इमेज जेड हो गया, यूजीसी हो गया। कर दूँ सेंड? नहीं सर मैं ले लेता हूँ। चले ठीक है। अच्छा एनालिसिस ऑफ फेसबुक एड्स। अच्छा आज की हम क्लास हमारी में भी 12 बजे तक चली जाए, ठीक है, 1.5-2 घंटे की क्लास हो सकती है। तो कोई इशू तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर कोई इशू नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा जी, ये मैं ज़रा ऑफ कर लूँ इसको। और साथ हमारा जो है वो डिटेल्ड डॉक्यूमेंट वो भी ओपन कर लूँ। अच्छा ज़रा माइक ऑफ कर दें। देख लो। ओके। बाकी ये हमारी आज की क्लास होगी डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ फेसबुक एड्स, ठीक है, किस तरह इनको एनालाइज करते हैं। तो मैं यहाँ पे साथ साथ लिख भी लूँ, क्लास 4 डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ मेटा एड्स का लें, फेसबुक एड्स का लें। अच्छा जी। अ, यहाँ पे लिखने के बजाय मैं आपको जो लिखा हुआ है ना उसके ऊपर डिटेल में समझा देता हूँ, क्योंकि अगर लिखने बैठ गए तो फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो चीज़ें वही लिखनी है मैंने जो यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा सबसे पहले जो है ना वो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको सेल नहीं आ रही तो वो फिर 3 रीज़न होते हैं, ठीक है। और इन 3 रीज़न के अलावा कोई चीज़ नहीं होती जिनकी वजह से आपको सेल ना आए। पहला रीज़न क्या होता है? आपकी ऑडियंस, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि आपका क्रिएटिव्स, जिसको हम एड्स भी बोलते हैं, वो वीडियो है, इमेज है, रोजल है, डोंट नॉट मैटर। अच्छा उसके बाद वेबसाइट। ये 3 रीज़न होते हैं जिनकी वजह से आपको सेल नहीं आती, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब हमने इनको एनालाइज करना है। लेट्स सपोज हमारी सेल नहीं आ रही वेबसाइट के ऊपर, तो अब हमने कुछ एनालिसिस करनी है, मतलब एक ओवरऑल पता लग जाए ना हमें कि ऊपर से ये देखने से पता लग जाए कि हमारा एड सही नहीं जा रहा है या वेबसाइट सही नहीं जा रही है, हमारी ऑडियंस सही नहीं जा रही, ठीक है। तो फिर हम उनको डिटेल में एनालाइज करते हैं। अब पहले कैसे पता लगेगा, वो आपने आ जाना चाहिए, जो आपकी होगी ना कैंपेन, ये जो भी सेलिंग वाली कैंपेन होगी उसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। और आपने आ जाना एड्स लेवल पे, मैं आपको बता दूंगा ये जो एड्स लेवल, कैंपेन को क्लिक करके आपने एड्स लेवल पे आ जाए जितने भी आपके एड्स चल रहे होंगे, ठीक है। अच्छा जी। अब मैं आपको ना एनालाइजेशन सिखा दूंगा कि आज की क्लास में। इसके बाद मैं आपको जो है ना वो ए बी टेस्टिंग सिखाऊंगा, ठीक है, तो क्योंकि तकरीबन आपको 50-60% कैंपेन क्रिएशन तो आती होगी। तो हम एनालाइजेशन के ऊपर ही फोकस करते हैं। आपने आज ना एड्स लेवल के ऊपर यहाँ पे आपने ये जो हमने क्रिएट किए थे मैट्रिक, ये इंगेजमेंट रैंकिंग, कन्वर्जेशन रैंकिंग और क्वालिटी रैंकिंग, इनको हमने देखना है, ठीक है। अच्छा जी। अब मैं दूसरा कोड बता देता हूँ जहाँ पे शो हो रहे हैं। ये आई डोंट नो क्यों नहीं शो हो रहे, लेकिन ये शो होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इंगेजमेंट रैंकिंग बिलो एवरेज या एवरेज या फिर अबव एवरेज, ठीक है, इन तीनों में ऐसे शो होते हैं। तो आई डोंट नो ये यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहे। मैं चले आपको ना कोई पिक्चर ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे शो होते हैं इंगेजमेंट रैंकिंग एग्जाम्पल इन मेटा एड्स मैनेजर। अच्छा ये है जी वो सेक्शन जैसे आपको शो होते हैं, ठीक है। अच्छा सबसे पहले आपने देख लेना है कि आपका इंगेजमेंट रैंकिंग जो है वो अबव एवरेज है कि नहीं, ठीक है। अगर आपका इंगेजमेंट रैंकिंग एवरेज है या बिलो एवरेज है तो दैट्स मीन कि आपका जो ऐड है, जो आपका क्रिएटिव है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ साथ साथ, इफ़ योर इंगेजमेंट रैंकिंग इंगेजमेंट रैंकिंग इज बिलो एवरेज, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो है वो क्या कहते हैं उसे, ऐड, ठीक है, वो अच्छा नहीं है। आपके एड्स में
क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होने का उनको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, वो मैंने आपको बताया है कि आप जो है ना वो आप एक अच्छा ऐड कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे कंपेटिटर से इंस्पायरेशन लेते हैं और कैसे उनके अंदर डिवर्सिटी आप क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपने उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, आपको ये पता लग गया कि आपका ये अबव एवरेज नहीं है, तो आपका एड्स जो इंगेजमेंट जो आपके एड्स हैं वो इंप्रूव होने वाले हैं। अच्छा, ये आपका जो लेट्स सपोज आपका ये अबव एवरेज था, ये जो आपका एड अकाउंट है इसके अंदर आपको ये जिस तरह ये अबव एवरेज शो करवा रहा है, आपका ये अबव एवरेज था। ठीक है, अब आपने चेक करना है जी आपका जो कन्वर्जन रैंकिंग है क्या वो भी अबव एवरेज है कि नहीं। अगर वो बिलो एवरेज या एवरेज है तो डेट्स मीन कि आपकी जो है ना वेबसाइट, ठीक है, वो जो है ना वो कहने के कन्वेंसिंग नहीं है, अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही। ठीक है, अब मेरा माइंड पहले ये था कि मैं आपको जो है ना वो ये वेबसाइट सी इंप्रूवमेंट वाली स्ट्रेटजी बता दूं। चले मैं जो है ना वो अब आपको डिटेल में ही सिखाऊंगा ये एनालिसिस, उसके बाद ही आपको सी वगैरह इंप्रूव करने का तरीका बताऊंगा, वेबसाइट को इंप्रूव करने का तरीका वगैरह। अच्छा, आपने देख लिया जी आपकी जो कन्वर्सेशन रहेंगे ये बिलो एवरेज या एवरेज है, जिस तरह ये शो हो रही है एवरेज या बिलो एवरेज, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही। अब जब ये आपकी दोनों अबव एवरेज हो जाएगी, लेट्स सपोज आपने इसको भी इंप्रूव कर लिया, इसको भी इंप्रूव कर लिया, तो ये जो आपकी क्वालिटी रैंकिंग है ये ऑटोमेटिकली अबव एवरेज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इन सम केसेस, ठीक है, मोस्ट ऑफ केसेस ऐसे होते हैं कि आपकी ये जो होती है इंगेजमेंट रैंकिंग, जिस तरह मिसाल के तौर पे आपका ये केस है, आपकी इंगेजमेंट रैंकिंग अबव एवरेज है और आपकी कन्वर्सेशन रैंकिंग एवरेज है, लेकिन आपकी क्वालिटी रैंकिंग अबव एवरेज है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपको जो एवरेज शो करवा रहा है ये एवरेज है नहीं, बेसिकली ये है अबव एवरेज, लेकिन कुछ डाटा की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये आपको एवरेज शो करवा रहा है। ठीक है, आपने ये देख लेना है और उसके बाद ये देखना है आपने कि बाज़ अगर इस तरह होता है कि आप ये जो है ना ये दोनों आपकी अबव एवरेज होती है, इंगेजमेंट रैंकिंग और कन्वर्जेशन रैंकिंग। तो आपने क्या देखना होता है कि अगर आपकी ये क्वालिटी रैंकिंग अबव एवरेज है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जाहिर बात है इसको तो अबव एवरेज आना ही चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपको जो इंगेजमेंट रैंकिंग है इसको डिटेल में एनालाइज करना होगा, मतलब आपको अपने एड्स को डिटेल में एनालाइज करना होगा। ये अबव एवरेज शो तो करवा रहा है लेकिन ये अबव एवरेज क्यों नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपका मतलब आपको उसके बाद फिर वेबसाइट को भी डिटेल में एनालाइज करना होगा ताकि इसको आप अबव एवरेज पे लेके आए। और ये कितना होना चाहिए, इंगेजमेंट रैंकिंग, कन्वर्सेशन रैंकिंग और क्वालिटी रैंकिंग, ये सबको अबव एवरेज ही होना चाहिए। देखिए, मैं बताता हूँ कि ऐड चलाना कोई बात नहीं होती। ठीक है, अब इनको फिक्स करना मेन चीज़ होती है ताकि हमें पता तो लगे ना कि हमारे अगर सेल नहीं आ रही तो हमें कौन सा ड्रॉप पॉइंट है हमारा जहाँ पे हमें सेल जो हमारी ड्रॉप हो रही है। अच्छा, अब हम जो है ना वो मैट्रिक्स थोड़े से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि किस मैट्रिक का क्या मतलब होता है और वो कितना होना चाहिए। अब ऐड अकाउंट मैं ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहले आ रहे हैं सीपीएम। सीपीएम जो है वो आपका होना चाहिए पाकिस्तान की मार्केट में 400 से नीचे होना चाहिए। ये जो आपको शो होता है, ठीक है, ये 1800 1700 1500 शो हो रहा है। ये आपको स्टार्ट में शो हो सकता है जब आपका खाली एड अकाउंट हो, खाली पिक्सल हो, न्यू एड अकाउंट, तो ये आपको स्टार्ट में शो हो सकता है 11,000 1100 1200, लेकिन आपने उसको अवॉइड कर देना। लेकिन अगर आपको पुराना एड अकाउंट है और आप कंसिस्टेंट एड चला रहे हैं लेकिन फिर भी आपका सीपीएम हाई है तो फिर आपको इसको एनालाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहते हैं। पाकिस्तानी मार्केट में 400 से नीचे होना चाहिए, इंडिया की मार्केट में 150 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, यूएस की मार्केट में $25 से सीपीएम आपका नीचे होना चाहिए, यूके में 30 और यूनाइटेड अरब एमिरेट में 20 एईडी से कम होना चाहिए आपका सीपीएम। ठीक है, और आपका अगर जो सर सीपीएम है एक सेकंड, यानी सीपीएम मींस के 1000 इंप्रेशन जो है वो हमारे 400 के अंदर आने चाहिए ना? 400 से नीचे। 400 से नीचे। जी अच्छा सर, अगर ये स्टार्टिंग में हाई आया तो उसका मतलब ये है कि हमारा अकाउंट नया है। बिल्कुल, ये मींस के एक महीने या 20-25 दिन के अंदर अंदर लाजमी ये नीचे गिरे। एग्जैक्टली। ठीक है सर। तो मतलब ये होता है कि जब आपको आप स्टार्ट करते हैं ऐड रन करना, तो ज़ाहिर बात है शुरू में आपके पास कोई ऑडियंस नहीं होती, कि पिक्सल को भी कोई पता नहीं होता कि कौन सा बंदा आपसे परचेज कर सकता है। तो इस वजह से हम जो है ना फेसबुक हमसे स्टार्ट में हाई चार्ज कर सकता है टू फाइंड मेच्योर एंड क्वालिटी कस्टमर्स। ठीक है, तो उसके बाद अब ये जो है सीपीएम आपका, अगर आपका सीपीएम हाई है तो ये आपका सीपीएम ना इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपने अगर सेल नहीं आ रही तो सेल इन तीनों चीज़ों की वजह से नहीं आ रही। अब सेल के अलावा जब हम डिटेल हमने एनालाइजेशन करनी है तो सबसे पहले हम सीपीएम देखते हैं। स्टार्ट में हाई है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर 2-3 मंथ से कंसिस्टेंट एड रन हो रहे हैं, स्टिल हाई है, तो फिर आपने क्या जो है ना वो स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आपने इंगेजमेंट रैंकिंग को डिटेल में एनालाइज करना है। ठीक है, आपका जो सीपीएम है ये आपकी इंगेजमेंट रैंकिंग, कन्वर्सेशन रैंकिंग और आपकी ऑडियंस। ठीक है, मैं ये क्वालिटी रैंकिंग को इंक्लूड नहीं कर रहा, इंगेजमेंट रैंकिंग के ऊपर डिपेंड है और कन्वर्सेशन रैंकिंग के ऊपर डिपेंड है और ये आपकी ऑडियंस के ऊपर डिपेंडेड है। मैंने यहाँ पे साथ लिखा भी हुआ है। ठीक है, आप फ्री कोर्स का जो डॉक्यूमेंट है अगर आपको नहीं मिला तो मैं आपको दे भी देता हूँ और आपको जो मेरी क्लासेस है उनके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ पे एक मरतबा इसको रिवाइज करने के लिए भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये अगर आपका हाई है तो आपने इंगेजमेंट रैंकिंग को डिटेल में एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है उसके लिए फिर हम जो है ना वो आ जाते हैं नीचे। एक और चीज़ उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपकी इंगेजमेंट रैंकिंग बिलो एवरेज है तो ये आपका सीपीएम इंक्रीज करने का रीज़न हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, सीपीएम डिपेंडेंट होता है इन चीज़ों के ऊपर। तो उसके बाद जी आ जाते हैं जी डिटेल में इंगेजमेंट रैंकिंग को कैसे एनालाइज करते हैं, हाउ टू एनालाइज योर इंगेजमेंट रैंकिंग इन डिटेल। अच्छा, इन डिटेल में देखने के लिए हम देखते हैं कि हमारे एड्स के मैट्रिक कौन से होते हैं। सबसे पहला हमारा मैट्रिक होता है वो सीटीआर, मैं आपके डॉक्यूमेंट में लिख देता हूँ साथ साथ।
ये आपका डॉक्यूमेंट, इसको हम कर देते हैं रिमूव। अच्छा जी, इंगेजमेंट रैंकिंग जो है उसका, उसमें इंक्लूड होता है आपका CTR, CPC, CPM। CPM मैंने आपको बताया सबके ऊपर डिपेंडेड है, तो इसमें हम CPM इंक्लूड करेंगे। अच्छा, CTR, CPC, CPM। उसके बाद कौन सा होता है जी? हाँ, CPC और CTR और CPC के बाद आता है हमारे पास यहाँ पे, वो कह लें जो हमने क्रिएट किया था ना, हुक रेट। हुक रेट, उसके बाद होल्ड रेट, जो हमारी हमारे क्रिएटिव के अंदर होते हैं। और आई थिंक यही है, CTR, CPC, हुक रेट, होल्ड रेट और CPM, तो सबके ऊपर डिपेंडेड। अच्छा, अब आपका जो होना चाहिए वो CTR, ये आपका मैं बता दूं आपको, अबव होना चाहिए 2%। ठीक है, फॉर इमेज एंड वीडियोस। लेकिन अगर आप केरोजल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये जो है CTR अबव होना चाहिए फॉर केरोजल, अबव फ्रॉम 3.5%। ये आपका CTR अबव होना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना भी ना आए तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं जो दूसरी क्लासेस थी उनमें ज़्यादा स्टूडेंट होते थे, तो फिर कन्फ्यूजन हो रही थी, फिर मैं लास्ट में Q&A करता था। आपको अगर ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, CPC आपका कितना होना चाहिए? अ, वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, पाकिस्तानी मार्केट के लिए 20 रुपये से नीचे। ठीक है, इंडिया में 10, UK US में 1 GBP डॉलर और UAE में 1 AED से नीचे होना चाहिए। ये मैं वहाँ पे भी लिख देता हूँ यहाँ पे साथ, ये नीचे। और इसको मैं कर देता हूँ नीचे, चले इसके आगे लिख देता हूँ, ये ले, ठीक है। ये आपको मैंने CPC आपको बता दिया कितना होना चाहिए। अच्छा जी, अब इसको इंप्रूव करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, पहले देख लें ये होना कितना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद आपका जो हुक रेट है, ये आपको होना चाहिए 40% से अबव। ठीक है, साथ लिख देता हूँ, अबव फ्रॉम 40%। मतलब ये है कि 100 लोगों में से 40 लोग आपकी वीडियो को पहले 3 सेकंड तक देखें। अगर नहीं देख रहे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी वीडियो के जो पहले 3 सेकंड है वो ऐसे नहीं है कि कस्टमर देखे और रुक जाए, कन्विंसिंग नहीं है। समझ रहे हैं? तो उसके बाद आपका जो है ये होल्ड रेट, 95% तक कितने बंदे, कितने परसेंट लोग आपकी वीडियो को देखें, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 15% से अबव, अबव फ्रॉम 15%। ठीक है, मैं यहाँ पे साथ देता हूँ प्लस, मतलब इससे ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। और आपका CPM मैंने आपको बता दिया कि आपका कितना होना चाहिए, ये वो क्लास में वो दूसरा ऊपर नोट है इसमें। ठीक है। अच्छा जी, अब लेट्स सपोज हमारी जो इंगेजमेंट रैंकिंग है, हमने इसको एनालाइज करना है, क्योंकि हमारी सेल सही नहीं आ रही है या फिर कोई मसला वगैरह आ रहा है या फिर ये एवरेज है, बिलो एवरेज है। तो अब हमने देखना है कि हमारा CTR 2 से अबव है कि नहीं, इमेज और वीडियो वाले एड्स के लिए। अगर किरोजा चला रहे हैं तो आपका 3.5 से अबव है कि नहीं। अगर नहीं है तो ओके है, इसको जारी बात होगा तो आप इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ओके है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम आएंगे इसकी एनालाइजेशन में। और आपने ये देखना है कि अगर आपका CTR अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि लोग आपके एड्स के ऊपर क्लिक नहीं कर रहे। अब वो क्लिक क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसा बताया ही नहीं है वीडियो के अंदर, या कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं क्रिएट की, या फिर आपने कोई ऑफर ही नहीं दिया उनको, या फिर आपने कोई उनको कह लेंगे फोमो नहीं दिया। अच्छा, फोमो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। फोमो बेसिकली होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट, किसी चीज़ का टाइमर लगा के, मतलब ये चीज़ अभी तक अवेलेबल है, बाद में खत्म हो जाएगी, टाइम ऑफ हो जाएगा, सेल खत्म हो जाएगी, ये इसको कहते हैं फोमो, जिसको हम ऑफर बोलते हैं। ठीक है, आपने इस तरह की कोई भी चीज़ आपने ऐड में नहीं दी। ठीक है, अगर आप कस्टमर को कोई रीजन देंगे क्लिक करने के लिए तभी तो वो क्लिक करेगा ना। ये हमें साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। जो हम जो ना वो करते हैं हमारे साथ, जो होता है, जो हम मतलब स्क्रॉलिंग के टाइम करते हैं, वही सेम ऑडियंस करती होती है। तो अगर आप ऐसी कोई ऑफर नहीं देंगे, अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आपका CTR खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इंप्रूव कैसे करना है वो मैंने आपको रिसर्च में बताया कि आपने कंपेटिटर के एड्स को एनालाइज करना है, आपके फील्ड वाले, कि वो क्या चीज़ें दे रहे हैं, कैसे जो ना वो ऑफर दे रहे हैं। अपने स्क्रिप्ट को मजबूत करें, ChatGPT से बात करके स्क्रिप्ट को और अच्छे से अच्छा बनाएं। ठीक है, उसको सारी चीज़ें बताएं और उससे अच्छी से अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट बनवाएं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डेट्स मीन योर स्क्रिप्ट इज नॉट गुड। ठीक है, इंप्रूव इट एंड यू विल गेट गुड CTR। ओके। अच्छा, वो मैंने साथ लिखा हुआ है जो आपको मैंने बताया कि व्हाट गुड क्रिएटिव्स लुक्स लाइक। ठीक है, रिसर्च ऑन कॉम्पेटिटर, वो किस तरह का यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने जो फ्री कोर्स क्लास नंबर 14 है, इसमें मैंने जो रिसर्च करने की स्ट्रेटजी बताई हुई है वही मैंने आपको जो पिछली क्लास में कल की हुई थी उसमें बता दिया है। ठीक है, तो उसके बाद आपका आ जाए, लेट्स सपोज आपने इंप्रूव कर लिया इसको CTR को, आपका आपने वीडियो अच्छी बना ली, ठीक है, नई नई वीडियो क्रिएट कर ली स्क्रिप्ट के साथ, और आपका CTR हो गया इंप्रूव। अब उसके बाद आ जाते हैं CPC। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर आपका CTR है ना 1.9, 1.8, 1.6, 1.5 तक भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अगर आपको सेल आ रही है। ठीक है, अब आपने ऐसा नहीं करना कि 2% से 1.9 में है तो आपने फिर भी जो है वो उसको इंप्रूव करने लगे। अगर 1.9 भी है फिर भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, लेकिन जो एवरेज है वो आपका 2% से अबव ही होना चाहिए। और अगर आपको मैं अपना बताऊं, जो मैंने AI के ऐड यूज़ किए हुए हैं, AI के ऐड जो असल ऐड भी नहीं थे, उनके ऊपर मुझे जो CTR है वो देख रहे हैं, 15 का CTR आ रहा है, 4 का, 7 का, 6, 3, मेरा 2 से कम है ही कोई नहीं। मैं इस तरह के ऐड यूज़ करता हूँ। ठीक है, और जब ऐड अच्छे हों तो डेफिनेटली सारी बात आपका इंगेजमेंट रैंकिंग भी अबव एवरेज आ जाती है। अच्छा, CPC, कॉस्ट पर क्लिक, ये आपका अगर नीचे है तो वेल एंड गुड है, इग्नोर कर दे। अगर नीचे नहीं है
तो इसमें ना कुछ कंडीशनें आ जाती हैं, ठीक है। हम इसको डायरेक्टली इंप्रूव नहीं कर सकते, इसमें कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। बाज़ बार इस तरह होता है कि आपका जो सीपीएम है ना, वो आपको मिल रहा होता है सही 400 से नीचे, लो सीपीएम, लेकिन आपका जो सीटीआर है वो भी थोड़ा होता है, ठीक है। मतलब यह है कि आपको सीपीएम आ रहा है पूरा पूरा 400 से नीचे, लेकिन आपका सीटीआर आ रहा है 1.5, 2% से नीचे आ रहा है। तो इस वजह से आपका सीपीसी भी आपका जो है ना वो एवरेज आ जाता है, सीपीसी भी आपको 20%, 20 रुपये से ऊपर नहीं जाता। तो वो एक्सेप्टेबल है, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं इन केस के आपका जो है ना वो सीटीआर बहुत ज़्यादा नीचे ना गया हो, आपका सीपीएम पूरा हो, सीटीआर थोड़ा सा लो हो, लेकिन आपका जो सीपीसी है अगर वो एवरेज आ रहा है 20 रुपये से नीचे आ रहा है, या 20 रुपये, 21 22 रुपये आ रहा है, 25 रुपये तक भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैंने आपको एवरेज अमाउंट बताई है तो वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो फिर आप जो है सिंपली उस ऐड को बंद कर देंगे जिसका सीपीसी आपको सही नहीं आ रहा। ओके। अच्छा, एक और सर कंडीशन। सॉरी। सर एक अंदाजन कि एक एड्स को कितना टाइम चलाना चाहिए टेस्टिंग के लिए? ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बेफिक्र रहे। जो भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन होगी ना, तो वो हम जो है ना वो एक लास्ट क्लास रख लेंगे, ये जो हमारे टॉपिक है को कवर करने के बाद डिटेल क्यों है, आप सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, मैं आपको इंशाल्लाह सब क्लियर कर दूंगा। तो उसके बाद ठीक है कंडीशन है। सर। सॉरी। ठीक है सर। चलिए ठीक है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि हमारा जो सीपीएम है, ठीक है, वो हाई होता है और हमारा जो है वो सीटीआर वो लो होता है। तो ये रीज़न हो सकता है आपका जो लो सीटीआर है ना, ये लो सीटीआर होना भी आपका रीज़न हो सकता है हाई सीपीएम आने में, मतलब 20 रुपये से ऊपर सीपीएम आने में, ये और रीज़न हो सकता है। तो आपको सीटीआर को इंप्रूव करेंगे तो वो कुछ हद तक ऑटोमेटिकली आपका सीपीसी भी इंप्रूव कर देगा, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली इंप्रूव नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद सीटीआर आपने लेट्स सपोज इंप्रूव कर लिया, सीपीसी भी आपने इंप्रूव कर लिया, अब ठीक है। अब आपका जो इंगेजमेंट रैंकिंग है ना वो ऑटोमेटिकली अबव एवरेज चला जाएगा, ठीक है। जिस तरह ये हमारे हमें ये एग्जांपल में शो हो रहा है, अबव एवरेज इस तरह शो होता है। ओके। अब अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, बाज़ औक़ात पता क्या होता है, आपको जो ना वो अबव एवरेज शो हो रहा होता है ये इंगेजमेंट रैंकिंग, लेकिन स्टिल आपका जो है ना वो ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता। वो आपने कैसे चेक करना है? आपका जो है वो सी टी आर सी पी सी ओके है, ठीक है, लेकिन और आपको जो है ना वो अबव एवरेज भी आ रहा है, लेकिन स्टिल आपका जो ऐड है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, सेल वगैरह नहीं दे रहा आपको। उस कंडीशन में आपने फिर देखना होता है हुक रेट और होल्ड रेट। मतलब ये है कि इनको हम सबसे पहले प्रेफर नहीं करते देखना, इनको हम बाद में देखते हैं। अगर हमारा सी टी आर सी पी सी इंप्रूव है तो उसके बाद हम हुक होल्ड को देखते हैं। अगर हमें सेल सही आ रही है, ऐड अच्छी चल रही है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, चाहे कम आए ज़्यादा है, हमें जो ना इस चीज़ से हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हमारा सी टी आर सी पी सी ओके आ रहा है, लेकिन फिर मसला आ रहा है हमारे एड्स में, तो फिर हम देखेंगे हमारा हुक रेट 40% से अबव है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद आपका जो होल्ड रेट है वो 15% से अबव है कि नहीं। अगर नहीं है तो वही चीज़ है, योर स्क्रिप्ट इज़ नॉट गुड, ठीक है। और खाली अगर मैं स्क्रिप्ट लफ्ज़ बोल रहा हूँ तो आपको समझ आना चाहिए स्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने हुक रेट होल्ड रेट इंप्रूव कर लिया, ठीक है। स्क्रिप्ट को इंप्रूव करने के बाद और विजुअली वीडियो को इंप्रूव करने के बाद अच्छी क्वालिटी की वीडियो बना के आपने हुक होल्ड को इंप्रूव कर लिया, और आपने सीपी सीटीआर को भी इंप्रूव कर लिया, या फिर कंडीशन जो अप्लाई मैंने आपको बताई है अप्लाई हो रही है, तो उसके बाद डेफिनेटली आपको इंगेजमेंट रैंकिंग अबव एवरेज आ जाएगी। इसमें कोई चांस नहीं होता कि आपका सब कुछ हो गया और आपको इंगेजमेंट रैंकिंग अबव एवरेज नहीं आ रही। वो डेफिनेटली आप जब इसको इंप्रूव कर लेंगे तो आपकी ये जो है इंगेजमेंट रैंकिंग ये अबव एवरेज खुद ब खुद हो जाएगी। ओके। मैंने आपको क्विक इसलिए सबसे पहले बताया था कि आपको पता लग जाए अगर आपका ये अबव एवरेज है, ये बिलो एवरेज है, तो आप सबसे पहले इसको इंप्रूव करें, ठीक है, इसके ऊपर एनालाइजेशन करें ताकि आपका टाइम बच सके। लेकिन अगर आप फ्री है तो आप डिटेल में सबको इन दोनों को एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं इसको क्यों बार बार नहीं बता रहा, क्योंकि ये तभी इंप्रूव हो जाएगी जब आप इन दोनों को इंप्रूव कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी हमारा जो है वो, लेट्स सपोज हमने ये कर लिया, हमारी जो इंगेजमेंट रैंकिंग है ये हमने अबव एवरेज कर ली। अब हमने देखना है कि हमारा जो एड्स है ये अबव एवरेज हो गया, तो अब हमें स्टिल नहीं सेल आ रही, तो हम अब आ जाएंगे अपनी कन्वर्जन रैंकिंग के ऊपर। अगर तो अबव एवरेज है तो सारी बार आपको सेल आ रही होगी, अगर एवरेज या बिलो एवरेज है तो नो वी कैन एनालाइज कन्वर्जेशन रैंकिंग इन डिटेल। क्यों? क्योंकि हमारी कन्वर्जेशन रैंकिंग बिलो एवरेज आ रही है। 1 सेकेंड। अच्छा जी, कन्वर्जेशन रैंकिंग को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आपकी होती है एलपीवी, जिसको हम वेबसाइट स्पीड बोलते हैं। एलपीवी फुल फॉर्म लैंडिंग पेज व्यू, ठीक है। क्लिक्स कितने आ रहे हैं एड्स के ऊपर और कितने बंदे लैंड हो रहे हैं वो हमने देखना है, जिसको हमने कस्टम मैटिंग क्रिएट किया था। अगर आपका 80% से अबव नहीं है कस्टम, वो आपकी वेबसाइट स्पीड, सॉरी, वेबसाइट स्पीड आपकी 80% से अबव नहीं है, तो आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव करनी है, ठीक है। अच्छा, ये हमारी जो है ना वो सी आर ओ भी हम इसमें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था वेबसाइट की स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है, ये कैसे इंप्रूव करना है, ये कैसे इंप्रूव करना है, मतलब पूरी वेबसाइट ओवरऑल हम कैसे इंप्रूव करते हैं, ये भी मैं ना इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ आज की क्लास में। कौन सा था ये? तो ये आज का हमारा टॉपिक है। दूसरा कौन है ये, हाउ टू एनालाइज वेबसाइट इंप्रूवमेंट एंड लैंडिंग पेज, हमारा एनालाइजेशन के टॉपिक में आएगा, हम इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब देखेंगे वेबसाइट जो है ना वो उसकी स्पीड जो हमने कस्टम क्रिएट की थी, अगर तो 80% से अबव है वेल एंड गुड है, अगर नहीं है 50% है, 60% है, 40% है, डैट्स मीन आपकी वेबसाइट लोड ले रही है, काफ़ी ज़्यादा लोड होने में कस्टमर जो है ना वो वेबसाइट खुलने से पहले ही चला जाता है वापस, ठीक है। अब इसको इंप्रूव कैसे करना है मैं आपको बता भी देता हूँ, ये शो कैसे होती है। जो हमने कस्टम मैट्रिक क्रिएट किया था ये देख रहे हैं वेबसाइट स्पीड वाला, ये 100% मेरी शो हो रही है आपको, 100%, 70%। अच्छा ये देखिए ये 70% है ना, एक्सेप्टेबल है, ठीक है, ओके है।
अगर आपको जो है ना वो सेल नहीं आ रही, ठीक है, तो फिर आप इसको इंप्रूव करेंगे। अगर आपको सेल वगैरह आ रही है तो आपको ये स्पीड 60-70% आ रही है तो एक्सेप्टेबल है। मतलब ये है कि एक आप कह लें कि कुछ कंडीशन आ जाती है ना, अगर आपको सेल वगैरह सही आ रही है लेकिन आपके कुछ मैट्रिक्स ऊपर नीचे हैं, तो आप जो है ना उन चीज़ों को चलने देंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि उनको फिर एनालाइज करके उनको इंप्रूव करने लग जाएंगे, मे भी आपकी जो है ना वो सेल ड्रॉप हो जाए, ठीक है। आपकी जो सेल आ रही है उसको आप वैसे ही चलने देंगे अगर आपको सही सेल आ रही है। अच्छा, आपकी वेबसाइट स्पीड देख रहे हैं इस तरह आपकी होनी चाहिए। अब ये नहीं है सही, 33% है, ठीक है, ये सही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें हमें किसी और एड्स वगैरह के ऊपर वेबसाइट स्पीड सही आ रही है तो डेफिनेटली हमें ये जो है इसके ऊपर या तो क्लिक्स कम होंगे, ठीक है, कम बदल जो ना वो लैंड हुए होंगे, या फिर ये कोई ना होगा ऊपर नीचे हो गया होगा मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात होता है इस तरह कि आपकी जो है ना वेबसाइट के ऊपर 100 बंदे ने क्लिक किया, 100 ही वेबसाइट के ऊपर लैंड हो रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 70% शो कराता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने ना एक और कंडीशन अप्लाई करनी होती है, वो ये करनी होती है कि आपने अपना फोन उठाना 4G वाला डाटा के ऊपर, अपने अपने सिम के डाटा के ऊपर अपनी वेबसाइट ओपन करनी है। अगर तो 3 सेकंड के अंदर ओपन हो रही है तो आप इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। बाज़ औक़ात मेटा के मैट्रिक्स आपको ये जो है मैट्रिक्स जो हम कस्टम क्रिएट करते हैं, ये बाज़ औक़ात आपको ऊपर नीचे कर देता है थोड़ा बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं करता, थोड़ा बहुत कर देता है। तो आपने 4G वाला मोबाइल उसके ऊपर वेबसाइट टेस्ट करनी है, अगर खुलती है वेल एंड गुड, अगर नहीं खुलती तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट लोड ले रही है। तो उसके बाद आपने वाईफाई के ऊपर भी अपनी वेबसाइट को ओपन करना है, ठीक है, खुल रही है ओके है, नहीं खुल रही मसला है। उसके बाद आपने इनकॉग्निटो जो मोड होता है हमारा गूगल का, ठीक है, ये वाला, ठीक है, प्राइवेट मोड में आपने ओपन करके चेक करना है वाईफाई डाटा। 3G के ऊपर भी आप टेस्ट कर ले, टैब के ऊपर लैपटॉप के ऊपर टेस्ट करें, अगर तो सब जगह ओपन हो रही है तो गुड है, अगर नहीं ओपन हो रही तो आप जाहिर बात है उसको इंप्रूव करेंगे। अब इंप्रूव कैसे करेंगे? एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आपने यूज़ नहीं करनी, ठीक है। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन से मुराद वो एप्लीकेशन है जो हमारे स्टोर के ऊपर विजुअली शो होती है। विजुअली शो कैसे होती है? ये हमें व्हाट्सएप का बटन लगा होता है, वो विजुअल शो होता है, वो एप्लीकेशन के थ्रू शो होता है। अगर आप कस्टम कोडिंग यूज़ कर रहे हैं तो वो बढ़िया है, वो आपकी वेबसाइट लोडिंग स्पीड जो है ना वो नहीं लेती, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमने काउंटडाउन टाइमर लगाया होता है, अनाउंसमेंट लगाई होती है, एस्टिमेटेड डिलीवरी लगाई होती है, हमने कलर्स लगाए होते हैं। उसके बाद जो है ना वो कुछ हमने एनिमेशनें लगाई होती हैं वेब जो एप्लीकेशंस हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस यूज़ नहीं करनी है, आपने आपने कम से कम एप्लीकेशन यूज़ करनी है जो ज़रूरत की है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड 80% से अबव है तो डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तब आप अप्लाई करेंगे जब आपकी स्पीड 80% से कम होगी। उसके बाद HD इमेजेस यूज़ नहीं करनी है आपने, ठीक है, जिसका साइज 10 MB 15 MB होगा तो जाहिर बात है कस्टमर का डाटा जब तक 15 MB लोड नहीं करेगा तो आपको वो कस्टमर को शो नहीं होगी इमेज, ठीक है। तो आपने ट्राई करना है कि जो आपकी वेबसाइट की जो ऊपर इमेज लगी हुई है वो आपने यूज़ करनी है एचडी, लेकिन उनका साइज जो है वो 50 KB या 100 KB हो, मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। इसको मैं आपके भी डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। हाउ टू इम्प्रूव वेबसाइट स्पीड, ये लीजिए, ठीक है। ये सारी ठीक हो गई। अच्छा जी, पूछना कुछ आपने? हमारी हेलो, जी सर। आपने कुछ पूछना है? नहीं सर। ओके, ठीक है, काइंडली माइक ऑफ कर दें। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है जी, जो आपकी होती है ना JPEG PNG फॉर्मेट इमेज की, वो आपने यूज़ नहीं करनी, उसकी जगह आपने वेब पेज इमेज यूज़ करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने जो है ना वो बहुत बड़ा लैंडिंग पेज नहीं बनाना। बहुत बड़े से मुराद ये है कि अगर आपकी वेबसाइट स्पीड 80% से कम है तो आपने देखना है कि आपका ये जो जहाँ पे कस्टमर लैंड हो रहा है वो कितना बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे पेज कलेक्शन पेजेस ही पेजेस, वो आपकी प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हो रही है, तो बहुत बड़ा आपने लैंडिंग पेज नहीं बनाना जहाँ भी आप कस्टमर को लैंड करवा रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट स्पीड 80% से नीचे है तो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, अच्छा वो मैंने आपको बता दिया कि मतलब आपका प्रोडक्ट पेज है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, या कलेक्शन पेज है CP या HP होम पेज है, वो मैटर नहीं करता, आपने लॉन्ग पेज नहीं बनाना। आपने क्या करना है जी उसके बाद ये जो मेथड होगा जो मैंने अभी आपको बताया, ये कुछ चीज़ें होंगी, आप जब इनको अप्लाई करेंगे तो जाहिर बात है आपकी जो वेबसाइट स्पीड है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आप गूगल स्पीड चेकर यूज़ करते हैं या अल्टरनेटिव जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं आप उनको यूज़ करते हैं, तो वो भी आपको क्या बता रहे होते हैं जी आपकी वेबसाइट स्पीड लो है, ठीक है, अच्छी नहीं है। तो उसका मैंने आपको तरीका बता दिया, आपने सिंपल मैनुअली चेक करना है 4G मोबाइल, वाईफाई, टैब, लैपटॉप और जो है ना वो मोबाइल्स के ऊपर ETC आपने सब कुछ देख लेना, अगर तो ओके है ठीक है, नहीं तो फिर आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। ये तो हो गया वेबसाइट को इंप्रूव करने का तरीका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, आपने लेट्स सपोज आपने वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव कर ली, ठीक है। अब आ जाता है जी ATC रेशो, जिसको हम ऐड टू कार्ट रेशो भी बोलते हैं। ये आपका होना चाहिए 10%, इससे अबव, ठीक है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक कंडीशन आ जाती है, जैसा कि आपका कस्टमर लेट सपोज लैंड हो रहा है कलेक्शन पेज के ऊपर, जिस तरह मिसाल के तौर पे आपका कस्टमर हूँ, आपने मुझे यहाँ पे लैंड करवाया, तो वहाँ पे आप जो है ना वो जो है ना वो देखेंगे, क्या कहते हैं उसे यार, ठीक है, आप जो है ना वो ATC रेशो देखेंगे, ठीक है, अगर आप कलेक्शन के ऊपर कस्टमर को लैंड करवा रहे हैं। लेकिन अगर आप सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर को लैंड करवा रहे हैं तो फिर आपका ये जो ATC रेशो है आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, उसकी जगह आप जो है ना वो चेकआउट रेशो देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारी मल्टीपल प्रोडक्ट है। अब हमने क्या करना है कि हमने जो है ना वो देखना चाहिए ऐड टू कार्ट रेशो, वो हमने कहाँ पे देखना है, ऐड अकाउंट ओपन करना है, और हमारा जो ऐड अकाउंट है कहाँ पे गया जी, जो हमने कस्टम बैटरी क्रिएट किया था, ये है। ये तो हमें रेशो नहीं बता रहा, ये है ATC रेशो। आप देख रहे हैं इसका 2% आ रहा है, इसका 15% आ रहा है, ठीक है, इसका 100% आ रहा है,
ठीक है। तो अगर आपका ये 10% से अबव नहीं है तो आपने इसको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव कैसे करना है अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा जी, रीज़न क्या होता है जी आपका ये बिलो होने का, ठीक है, 10% से कम होने का रीज़न क्या होता है कि योर लैंडिंग पेज इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी, ठीक है। ट्रस्टेड नहीं है आपका लैंडिंग पेज जहाँ पे कस्टमर लैंड हो रहा है, आपने उसको इम्प्रूव करना है। आपका लैंडिंग पेज कस्टमर को कन्वेंस ही नहीं कर पा रहा कि वो परचेज कर सके आपकी प्रोडक्ट, ठीक है। अब कस्टमर को कन्वेंस कैसे करना है, लैंडिंग पेज को इम्प्रूव कैसे करना है, उसके लिए है टेल कस्टमर द प्राइस ऑफ योर ऑफ इन योर एड्स, ठीक है। ये सॉरी मैंने गलत लिखा हुआ है, आपने अपने कस्टमर को जो प्राइस है वो अपने एड्स के अंदर बतानी है, वीडियो एड्स जो आप क्रिएटिव यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया था कि अगर कस्टमर इंटरेस्टेड होगा तो फिर ही वो लैंड करेगा, तो इससे चांसेस ज़्यादा रहते हैं आपके ATC रेशो और परचेज करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करते हैं जी, आप हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं मार्केट से। मार्केट में लेट सपोज आपके नाइट सूट है, मार्केट में जो आप सेल कर रहे हैं वो सेल होते हैं जी 2500 के, और 2500, 2600, 2000, 2200, आप सेल कर रहे हैं 3500 का। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि आप मार्केट से हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपकी क्वालिटी ऐसी है, आपका हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, हाई क्वालिटी नाइट सूट आप सेल कर रहे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप जो है ना वो उसकी प्राइस कस्टमर को एड्स के अंदर ही बताएं, जो वीडियो देखे वो, ठीक है। अब बताने का तरीका क्या होगा वो फिर आप जो है वो स्क्रिप्ट के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। मतलब यह कि अगर आप हाई क्वालिटी सेल कर रहे हैं तो आप इस तरह कस्टमर को बता सकते हैं कि अगर आप जो है ना वो हाई क्वालिटी नाइट सूट की तलाश में है, और तो जाहिर बात है आपको फिर हाई क्वालिटी के नाइट सूट की जो प्राइस होती है वो हाई होती है। आप इस तरह कुछ कस्टमर को बता देना पहले कि हम आपको ये ना तो 15,000 में देंगे या 10,000 में देंगे, हम आपको देंगे 8,000 में। इस तरह का कुछ भी आप जो है कह लें कि कस्टमर को कन्वेंस कर पाए आप, ठीक है। आपने जो अगर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है तो आपने कस्टमर को बता देना पहले। तो अगर लो क्वालिटी भी है, फिर मतलब लो प्राइस भी है, फिर भी आपने कस्टमर को एड्स के अंदर ही प्राइस बतानी है, और दूसरी चीज़ आपने हाई प्राइस चार्ज नहीं करनी। उसके बाद आपने रिव्यूज़ यूज़ करने हैं, जो अभी हमने शुरू में डिस्कस किया। रिव्यूज़ आपने यूज़ करने हैं अपने लैंडिंग पेज के ऊपर, जो भी आपकी लैंडिंग पेज है। उसके बाद आपने अपने कंपेटर से इंस्पिरेशन लेनी है, जो हमने रिसर्च वाली क्लास में डिस्कस किया था, कैसे कस्टमर की कंपेटर की वेबसाइट एनालाइज करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर रहा है, और वो वाला लैंडिंग पेज उसका काफ़ी अर्से से यूज़ हो रहा है और कस्टमर परचेज कर रहे हैं, ठीक है। आपने कंपेटर को एनालाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी जो रिसर्च होती है। उसके बाद ट्रस्ट बैज ऐड करने हैं। ट्रस्ट बैज वो होते हैं ना, बैज वो वेरीफाइड सेलर और ट्रस्टेड सप्लायर, ट्रस्टेड प्रोडक्ट। उसके बाद जो है ना वो आप कह लें काउंट डाउन टाइमर, आपने नहीं यूज़ करते तो फिर भी आपका ये रीज़न हो सकता है। काउंट डाउन टाइमर आप यूज़ करें, कोई ऑफर दे दें, ठीक है, डिस्काउंट लगा दें अपनी वेबसाइट के ऊपर, लैंडिंग पेज के ऊपर। तो ये चीज़ें आपने करनी है। उसके बाद एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम कस्टमर को बता दें कब तक उनको डिलीवर हो जाएगा, तो ये भी आपका ऐड टू कार्ट रेशो इंप्रूव कर लेता है, ठीक है। यही रीज़न होते हैं, इनके अलावा और कोई रीज़न नहीं होता। आप जब कंपेटर की वेबसाइट एनालाइज करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आपकी मार्केट में कैसी कैसी वेबसाइट के लैंडिंग पेज यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपने इन सबके ऊपर फोकस करके अपना इंप्रूव कर लिया, अबव एवरेज कर लिया आपने ऐड टू कार्ट रेशो। उसके बाद आप आ जाता है जी आपका चेकआउट रेशो। लेट्स सपोज आपने आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर आप जो है मल्टीपल प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं, ठीक है। चेकआउट रेशो आप दोनों के लिए देखेंगे। आपका चेकआउट रेशो होना चाहिए 6% से अबव। अच्छा, अगर तो अबव है, ठीक है, अगर अबव है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो जाहिर बात है हम इस पे भी अब एनालाइजेशन करेंगे। अच्छा जी, अगर आपका अबव नहीं है दैट्स आल्सो मीन कि आपका जो प्रोडक्ट पेज है जहाँ पे आपका कस्टमर को लैंड प्रोडक्ट पेज, वो आपका कन्वेंसिंग, मतलब ये है जो है ना इसमें ऐड टू कार्ट, इसमें जो एनालाइजेशन है, ये चीज़ें सेम एज इट इज़ 90% यहाँ पे भी सेम यूज़ होती है, ठीक है। आपने मैंने यहाँ पे आपको एक बार दोबारा रिवाइज भी कर देता हूँ आपको कि प्रोडक्ट पेज जो है वो नॉट कन्वेंसिंग कस्टमर, मतलब ट्रस्ट वर्दी नहीं है। आल्सो यू हैवंट एडेड एनी फोमो, आपने कोई भी फोमो वगैरह नहीं ऐड किया, कोई भी ऑफर अर्जेंसी क्रिएट नहीं की, और कस्टमर को आपने हरी नहीं किया कि वो परचेज कर सके। तो डेट्स वाई आपका जो चेकआउट पेज है, चेकआउट रेशो सॉरी, वो भी आपका बिलो एवरेज हो जाता है, जो मैंने आपको बताया 6% से। अब इसको इंप्रूव कैसे करना है, आपने काउंट डाउन टाइमर लगाना है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जो होगा 12 घंटे का या 12 घंटे से कम, ताकि कस्टमर को यही हो कि टाइम कम है, सेल जो लगी है वो खत्म हो जाएगी तो मैं इसको परचेज कर लूँ। अब आपने लॉजिकली सेल लगानी है। अब आपने ऐसा नहीं करना 50% लिख दिया, लेकिन आपकी जो कंपेयर प्राइस है जिसको आपने कट करके एग्जैक्ट प्राइस लगाई है वो 50% बनती नहीं है, ठीक है। आपने पहले कैलकुलेशन कर लेनी है कि वो आपकी परसेंटेज कितनी निकलती है, तो वो आपने डिस्काउंट सेल लगानी है, ठीक है। और वही सेम चीज़ कस्टमर के अंदर अर्जेंसी क्रिएट करनी है, उनको उसको ऑफर देके, ठीक है, कि ये चीज़ जल्दी खत्म हो जाएगी तो आप इसको परचेज कर लें, ठीक है। उसके बाद वही चीज़ कस्टमर को प्राइस ऐड के अंदर बताएं, ठीक है। और अगर वो जो है वो इंटरेस्टेड होगा तो आएगा। उसके बाद हाई चार्ज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो आपने जो है ना वो कह लें कि यूज़ रिव्यूज़, ठीक है, आपने रिव्यूज़ ऐड करने हैं, इंस्पिरेशन लेने का कंपेटर से सेम एज इट इज़, ट्रस्ट बैड और एस्टिमेटेड टाइम, ओके। CI रेशो इंप्रूव करने का भी सेम स्ट्रेटजी। जाहिर बात है लैंडिंग पेज है ना, तो लैंडिंग पेज हमारा ये भी हो सकता है, तो हमारी लैंडिंग पेज यहाँ पे ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है। आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप जो है ना वो आप कह रहे चेकआउट रेशो देखेंगे, लेकिन अगर आपका कस्टमर कलेक्शन पेज के ऊपर लैंड हो रहा है या फिर आपका कस्टमर एक ही ऑर्डर में, मतलब एक ही कस्टमर दो दो तीन तीन ऑर्डर करता है, तो फिर आप जो है चेकआउट ये जो सॉरी ऐड टू कार्ट देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, आपको जो है वो मे बी बाद में सही समझ आए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट चीज़ हमारी आ जाती है परचेज रेशो। लेट्स सपोज आपने ये सारा कुछ इंप्रूव कर लिया, स्पीड, ATC और CI रेशो, लेकिन आपको स्टिल सेल बहुत कम आ रही है, अभी आपकी वेबसाइट रैंकिंग बिलो एवरेज या एवरेज है, तो आपने देखना जी परचेज रेशो अगर 3% से अबव नहीं है
तो आपने अब इसको इंप्रूव करना है, अबव है तो आपने इसको इग्नोर कर देना है। अब इंप्रूव कैसे करना है, क्या क्या रीज़न हो सकता है, आप जो है ना वो कस्टमर से टैक्स चार्ज कर रहे हैं। आप अपने ना जो आपका होता है ना वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट, आप एक मरतबा टेस्ट ऑर्डर करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हमारी जो तीसरा रोल है हमारा, कि आप टेस्ट ऑर्डर करते हैं चेक करने के लिए कि आया कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर भी हो रहा है कि नहीं। वो ना हो कि बाकी सारी चीज़ें ठीक हो लेकिन आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर ही नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से आपका परचेज रेशो कम है, ठीक है। तो वो आपने चेक करना कि आया ऑर्डर हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर ऑर्डर हो रहा है तो आपके सब टोटल प्राइस जो है वो जो कस्टमर को दिख रही है टोटल प्राइस वो कितनी है, जो वो उतनी ही है जितनी आप देना चाह रहे हैं, या फिर वो उसमें कोई टैक्स वगैरह भी इंक्लूड हो रहा है। अगर टैक्स इंक्लूड हो रहा है तो आप उसको इंप्रूव करें, टैक्स खत्म करें, वो टैक्स आप कस्टमर वो जो है ना वो आपकी प्राइस प्रोडक्ट की उसके अंदर ही आप वो टैक्स इंक्लूड करें अगर आपने चार्ज करना ही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। चलिए पहले एक बार देख लेते हैं। अगर आप टैक्स जो है टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो ये भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। या फिर आप जो है ना वो डिलीवरी फीस चार्ज कर रहे हैं जिसका कस्टमर को पता नहीं था। कस्टमर आया, ठीक है, और कस्टमर को ये था कि फ्री डिलीवरी है, कस्टमर ने देखा चेकआउट करने लगा तो उसको पता लगा जी ये तो डिलीवरी मांग रहे हैं। तो आप क्या करें, डिलीवरी की जो फीस है वो भी आप प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड करके फ्री दें, ठीक है। ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान और इंडिया की मार्केट में। आप दूसरी जो मार्केट है यूके यूएस यूएई उनमें आप कर सकते हैं डिलीवरी चार्ज, लेकिन आप पहले कि पाकिस्तान में जरा ऑडियंस इतनी मेच्योर नहीं है, वो फ्री डिलीवरी मांगते हैं तो हमें देनी पड़ती है। अच्छा, अगर आपने कस्टमर को ऐड में बताया था कि हम डिलीवरी लेंगे मतलब डिलीवरी चार्जेस लेंगे, तो लेकिन कस्टमर आया और आप कस्टमर ने देखा कि आप बहुत ज़्यादा हाई डिलीवरी चार्ज कर रहे हैं, तो ये भी रीज़न हो सकता है। अगर आपने डिलीवरी चार्ज करनी है तो कस्टमर को वो भी ऐड के अंदर ही बताएं कि इतनी डिलीवरी है, ठीक है, तो वो आपको पे करनी होगी ताकि कस्टमर को पता हो, ठीक है। ये भी रीज़न हो सकता है कि कस्टमर को पता नहीं होता और कस्टमर ट्रैफिक के ऊपर आके डिलीवरी देके वापस चला जाता है, ठीक है। तो तीसरा रीज़न जो मोस्टली जो है ना वो होता नहीं है, लेकिन आपको मैंने बताया है कि आपने टेस्ट ऑर्डर करना है ताकि आपको आप चेक कर सकें कि आपका चेकआउट जो ऑर्डर है वो सही हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया कि आपने टैक्स चार्ज नहीं करना। आपने अगर चार्ज करना है तो आप प्रोडक्ट भी प्राइस के अंदर ऐड करके सेलिंग प्राइस ही वो लगाएं, ठीक है। तो अगर आपने डिलीवरी भी चार्ज करनी है तो सेम एज इट इज आप प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर ही उसको इंप्रूव मतलब ऐड कर दें, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो आपका है ना परचेज रेशो से मुराद ये है कि कितने 100 बंदे अगर लैंड हुए हैं तो उसमें से तकरीबन 3 तो आपको ऑर्डर आने ही चाहिए। बाकी मैं आपको पिछला भी सेम ही होता है, अगर 100 बंदे लैंड हो रहे हैं तो जाहिर बात है आपको फिर 10 ऐड टू कार्ड आने ही चाहिए, ये 10% का मतलब यही होता है, ठीक है। और 6 आपको इनिशियल चेकआउट आने ही चाहिए, और आपको 3 आपकी जो परचेज रेशो है जो कन्वर्जन रेशो है वो आपको 3% से अबव आना ही चाहिए, और आप इसको 15% तक इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और ये पॉसिबल है, आप 100 में से 15 बंदों को भी परचेज करवा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक एवरेज अमाउंट बताई है कि इससे नीचे आपको नहीं जाना चाहिए 3% से। और वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो आपको मैंने सारी स्ट्रेटेजी अभी आपको बताई है ना, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको आप अप्लाई करके आपको 3% से अबव तो जा ही सकते हैं, लेकिन आप 15% तक इंप्रूव कर सकते हैं। गॉट इट। अब ये है चीज़ें वो जो आपकी कन्वर्सेशन रैंकिंग को डिक्रीज या बिलो एवरेज या एवरेज पे लाती है अगर ये सही ना हो। लेट्स सपोज आपने इंगेजमेंट रैंकिंग इंप्रूव की थी, अब आपने कन्वर्सेशन रैंकिंग जो है इसको भी ये सारी चीज़ों को इंप्रूव करने के बाद आपकी कन्वर्सेशन रैंकिंग जो है ये वाली अब एवरेज आ गई। अब मुझे आप यहाँ तक बता दें कि आपको क्लियर है, हम आगे कंटिन्यू कर देते हैं। जी सर क्लियर है। ओके। क्योंकि कुछ सर ये चीजें ऐसी हैं जो मुझे वक्त के साथ साथ चीजें सीखने को मिलेंगी, एग्जैक्टली जो बिल्कुल, मैं आप जो है ना वो जब सीखूंगा पता रिकॉर्डिंग करता देखें, रहूंगा। जी जब रिकॉर्डिंग देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। जी अच्छा, जी सर बिल्कुल। उसके बाद एक कंडीशन आ जाती है, वो ये है कि पहले हमने डिस्कस किया कि आप ये जो अब आप एवरेज शो करता है लेकिन फिर भी आपके ऐड सही नहीं चलते, तो फिर आप इसको डिटेल में एनालाइज करते हैं तो फिर पता लगता है कि आपका हुक होल्ड जो है ना वो सही नहीं था, तो इस वजह से अब आप एवरेज शो तो करवा रहा था लेकिन ऐड फिर भी सही नहीं थे जा रहे। अब एक कंडीशन आती है कि वो कंडीशन ये है कि इंगेजमेंट और कन्वर्सेशन रैंकिंग हमने अब एवरेज कर ली। अब जाहिर बात है हमारी क्वालिटी रैंकिंग अबव एवरेज होनी चाहिए, लेकिन इन केस पोस्ट ऑफ केसेस बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि ये दोनों अबव एवरेज होने के बावजूद भी आपकी क्वालिटी रैंकिंग एवरेज या बिलो एवरेज होती है। तो यही वो रीज़न होता है कि इन दोनों को आपने फिर डिटेल में एनालाइज करना होता है ताकि पता लग सके कि मसला कहाँ पे है। अबव एवरेज शो तो करवा रहे हैं लेकिन इनके अंदर फिर डिटेल में हम फाइंड करते हैं कि वहाँ कहाँ मसला है कि जिसकी वजह से हमारी ये क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज आ रही है। अच्छा जी, लेट्स सपोज आपने इंप्रूव कर लिया तीनों रैंकिंगों को, ठीक है, इंगेजमेंट तीनों रैंकिंग को आपने इंप्रूव कर लिया, तो ये जो है ना वेबसाइट और एड्स इन दोनों को इंप्रूव करने से ही आपकी ये तीनों रैंकिंग इंप्रूव होती है। अच्छा, आपने इन तीनों को इंप्रूव कर लिया और आपके सारे जो मैट्रिक मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, आपके सारे मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी आपके पूरे हो रहे हैं, ठीक है। सीपीसी सीटीआर जो ना वो सीटी वो एटीसी रेशो वेबसाइट स्पीड और सीपीएम वगैरह ये सब कुछ आपने इंप्रूव कर लिया। अब एक और उसके बाद कंडीशन आ जाती है कि हमने सब कुछ इंप्रूव कर लिया लेकिन स्टिल वो आर गेटिंग हाई सीपीएम, ठीक है। आपने सब कुछ इंप्रूव कर लिया, जो आपके सी टी आर सी पी सबको आपके ठीक सही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो सी पी एम है ना, जाहिर बात है फेसबुक तो हम हमारे से सी पी एम से चार्ज करेगा ना, मेन चीज़ तो सी पी एम ही है। अब आपने देखना है कि सी पी एम हमारा अभी तक क्यों हाई है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ऑडियंस के अंदर मसला होता है, आप गलत ऑडियंस को ऐड दिखा रहे हैं और जिसकी वजह से आपका जो है ना वो सी पी एम जो है वो हाई जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी,
वैसे तो जब आप दूसरी चीज़ों को इंप्रूव करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सही ऑडियंस को ऐड दिखाने लग जाएंगे। जाहिर बात है, जब आपको CTR अच्छा आ रहा होगा, क्लिक्स लोग कर रहे होंगे, तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि आपकी ऑडियंस सही है, सही ऑडियंस को ऐड दिख रहा है, तो आपका CPM इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर आपका जो है ना वो CPM फिर भी हाई है, तो इसका मतलब ये है कि आप गलत ऑडियंस को ऐड दिखा रहे हैं। अच्छा, सोल्यूशन क्या है कि आप जो है ना वो इंटरेस्ट अगर यूज़ कर रहे हैं अपने एड सेट कैंपेन के अंदर, तो आप उसको चेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ओपन टारगेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ठीक है। 1 सेकेंड। अच्छा, अच्छा, हमने यहाँ पे देखना है कि एल्गोरिदम अब कैसे काम करता है। अब जब आप अपनी कैंपेन पब्लिश करते हैं ना, अपनी कैंपेन रन करते हैं, तो सबसे पहले जो कस्टमर आता है ना, ऑर्डर करता है, तो फेसबुक को ना सिग्नल एक ट्रिगर होता है कि ये जो कस्टमर है ना, ये इसका कस्टमर है, अब इस तरह के कस्टमर फाइंड करना स्टार्ट कर दो। मतलब एल्गोरिदम ऐसे ही वर्क करता है। अब एल्गोरिदम इंप्रूव हो गया, और मतलब काफ़ी ज़्यादा, हज़ारों टाइम्स ज़्यादा जो है ना वो इंप्रूव हो गया एल्गोरिदम। लेकिन आपको एल्गोरिदम समझा रहा हूँ। फेसबुक क्या करता है जी, उस तरह के कस्टमर फाइंड करना शुरू कर देता है। अब मिसाल के तौर पर आप सूट कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं नाइट सूट, तो मैंने क्या किया जी, मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मैं इंटरेस्टेड हूँ किसी और प्रोडक्ट के अंदर, मैं ऑनलाइन कोर्स परचेज करने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, या फिर मैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर परचेज करने में इंटरेस्टेड हूँ, या फिर टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ, या फिर गेमिंग में। और जो है वो मतलब आपका एग्जैक्ट कस्टमर नहीं हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मेरा अचानक से माइंड बना, मैंने आपका ऐड देखा और आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, मैंने ना परचेज कर लिया। अब मैं तो आपका एग्जैक्ट कस्टमर नहीं था, लेकिन फेसबुक पता क्या करेगा, अब मेरे जैसे कस्टमर फाइंड करना स्टार्ट कर देगा। वो सारे कैसे होंगे, टेक चीज़ों में इंटरेस्टेड। तो डेट्स वाई आपकी जो ऑडियंस है वो गलत जो है ना, वो गलत ऑडियंस को ऐड दिखना शुरू हो जाता है। तो फिर आपको क्या करना होता है कि आपने जो है वो आपका जो एड सेट होता है, आपने एक न्यू एड सेट क्रिएट करना होता है, ठीक है, ताकि फेसबुक दोबारा से कस्टमर फाइंड करे और सही कस्टमर को ऐड दिखाकर हमारा सही डाटा जो है ना वो उसको फाइंड करे। अच्छा जी। उसके लिए आपने एड सेट सॉरी क्रिएट नहीं करना, आपने पूरी कैंपेन न्यू क्रिएट करनी है, ठीक है, आपने खाली एड सेट क्रिएट नहीं करना न्यू। अच्छा जी। उसके बाद आपका जो है वो CPM नॉर्मल हो जाएगा। बट इफ़ यू स्टिल गेटिंग हाई CPM, दैट्स मीन कि आपकी जो फील्ड है, जिस फील्ड में आप ऐड रन कर रहे हैं, उस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे एडवर्टाइजर बैठे हुए हैं जो सेम ही ऑडियंस को ऐड दिखा रहे हैं, और आप भी उसी ऑडियंस को ऐड दिखा रहे हैं। तो सारी बात है, फिर परचेज जब कोई कस्टमर परचेज करेगा तो दोबारा तो परचेज नहीं ना करता, तो फिर उस वजह से आपका CPM फिर हाई हो जाता है, तो उसको फिर आप किसी भी तरीके से कम नहीं कर सकते। अब आप जो ना क्वेश्चन करेंगे कि फिर फ़ायदा हमें इतना CPM जो ना इतने एफर्ट करने का CPM को कम करने में। देखिए, जहाँ तक हम CPM को कम कर सकते हैं हमें करना पड़ेगा, ताकि फेसबुक हमसे हमसे से कम चार्ज करे। और ये 90% कम हो भी जाता है, लेकिन 10% एड अकाउंट्स होते हैं कि उनमें CPM हमें हाई ही देखने को मिलता है। फिर हम पता क्या करते हैं, हम क्या करते हैं जी, हम अपने ब्रांड को प्रीमियम लुक देते हैं, ठीक है, हम ब्रांडेड जो है वो कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्वालिटी कंटेंट, और कस्टमर को वैल्यू देना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो चीज़ जो है ना वो आप कह लेंगे इंप्रूव कर सकती है हमारे CPM को, ठीक है। आप कह लेंगे आपका ब्रांड अब विजुअली बहुत अच्छा दिखता है, बहुत लुक ग्रेट है उसकी, ठीक है, तो ये भी चीज़ आपका CPM डिक्रीज कर सकती है। लेकिन ये एक आप कह लेंगे मेरी स्ट्रेटजी है, मैं ये चीज़ जो है ना वो मैंने अप्लाई की थी, मेरे से जो है ना वो, और मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको अभी भी बताई है कि हाँ, मैंने आपको जो है ना वो ऐड अकाउंट बताया कि कुछ ऐड अकाउंट में होता है इस तरह। अब आपको एक चीज़ बता दूं, हर ऐड अकाउंट की ना अपनी अपनी मैट्रिक, अपनी अपनी ऑडियंस होती है। अगर अगर आप कहते हैं जी आप भी नाइट सूट सेल कर रहे हैं, आप भी सेम ऐड यूज़ कर रहे हैं, आप भी सेम बजट, सेम ऑडियंस, हर चीज़ सेम यूज़ कर रहे हैं, और वही सेम चीज़ आप किसी और ऐड अकाउंट के ऊपर यूज़ करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको रिजल्ट सेम नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको बताया कि आपके जो ऐड अकाउंट होते हैं वो हर ऐड अकाउंट का अपना अपना हिसाब होता है, ठीक है। कभी भी इस तरह नहीं होता कि सेम चीज़ें, सेम प्रोडक्ट, सेम ऐड, सेम जो है ना वो बजट, और आपको सेम रिजल्ट मिले, ऐसा नहीं होता। हर एड अकाउंट की लर्निंग, हर एड अकाउंट का दिखाने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसी वजह से हम जो है ना वो ओपन टारगेटिंग भी टेस्ट करते हैं और इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग भी टेस्ट करते हैं। जो आपने मुझे पता है क्वेश्चन किया था पिछली क्लासेस में, वो उसका आंसर आपको मैंने अभी ये दे दिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? जी सर, क्लियर है। ओके। अब एक लास्ट चीज़ है रहती है। लेट सपोज आपकी ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, CTR CP सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन लेकिन हमारा एक मैट्रिक जो है वो अभी पेंडिंग है। वो कौन सा हमने क्रिएट किया था? यहाँ पे कहाँ पे गया है, बल्कि मैंने ये वो सेट ही नहीं किया हुआ। ये हमारा डिटेल कॉलम, वो हमारा क्या था यहाँ पे, परचेज रोवास। ये देख रहे हैं, परचेज रोवास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसको मैं इंपॉर्टेंट कहता हूँ वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाकी तो हमने परचेज रेशो, ATC रेशो सब कुछ इंप्रूव कर लिया, या फिर सारा कुछ गलत जा रहा है। हमारा जो परचेज रोवास है वो हमारा सही है, हमारे ब्रेक इवन रोवास से अबव है, बल्कि डबल है या डबल से अबव है, ठीक है। अब ब्रेक इवन रोवास हमें कैसे पता लगता है, क्या होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी मैं आपको जस्ट एनालाइजेशन कंप्लीट करवा रहा हूँ। अगर आपका ब्रेक इवन रोवास जो आपका रोवास है वो ब्रेक इवन से डबल है या अबव है, तो आप सारी चीज़ों को इग्नोर कर दें, ठीक है। कोई भी चीज़ इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप उस कैंपेन को चलने देंगे। आपकी हर चीज़ मतलब आप कह लें कि बर्बाद जा रही है, लेकिन आपका जो रवास है वो आपको
डबल या डबल से अबव मिल रहा है, ठीक है, मतलब वो मैं आपको बताऊंगा वो प्रॉफिट होती है, ठीक है। तो मतलब आप कह लेंगे आप जो है ना वो हर चीज़ को यू विल कीप एवरीथिंग कंटिन्यू, ठीक है। सर हर कहाँ से कहाँ तक हूँ मैं समझा नहीं। वो मैं आपको समझाऊंगा, मुझे पता आपको समझ नहीं आई। वो ना ब्रेक इवन रवास पहले एक कैलकुलेशन करनी होती है हमने रवास के लिए, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो वो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आपका ब्रेक इवन जो रवास हम निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उससे अगर डबल होगा या डबल से अबव होगा तो आप चलने देंगे, चाहे आपकी हर चीज़ खराब जा रही है, ठीक है। अगर खराब जो है ना वो कह लें कि रवास आपका इंप्रूव है तो आपकी सारी चीज़ें भी इंप्रूव है, तो जो है ना वो अपॉर्चुनिटी आपको कंग्रेचुलेशन की आपकी कैंपेन सही जा रही है, ठीक है। अच्छा जी, जी ये ठीक है सर। ये थी हमारी डिटेल्ड एनालाइजेशन, ठीक है। ये वो एनालाइजेशन है जो मैंने अपना काफ़ी टाइम बर्बाद करके, काफ़ी पैसे स्पेंड करके और काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मैंने नुकसान करके ये एनालाइजेशन सीखी है, ठीक है, खुद से। कुछ मैंने मतलब कहने के लेक्चर्स वगैरह भी लिए हुए हैं, लेकिन ये जो डिटेल मैंने एनालाइजेशन सीखी है ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करके सीखी है, ठीक है। मुझे भी कोई रिप्लाई करने वाला नहीं था जब मैं सीख रहा था, तो मुझे फिर खुद ही सब कुछ एडिट करना पड़ा। तो ये इसके लिए जो है ना वो आप कह लेंगे ये मैंने यहीं तक लिखा है, तो मैं उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ये सारी चीज़ें। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, उसके बाद फिर क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। नहीं सर मेरा क्वेश्चन नहीं, बिकॉज की जो चीज़ आज हमने पढ़ी है ना, जी ये जी, हमें वक्त के साथ साथ जो है ना सब चीज़ें समझ में आएंगी। बिल्कुल एक ऐसे ही साथ है। तो मैं नहीं सीख सकता सारी की सारी, वक्त के साथ साथ मैं आपसे पूछता भी रहूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम ऐड्स चलाएंगे तो हमें पता चलेगा कौन सी चीज़ हमें कहाँ मसला दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। तो इसीलिए मैंने आपको 6 मंथ के साथ मेंटोरशिप भी दी है ना। मेरा माइंड यही है कि अगर आप मुझसे सीख रहे हैं या फिर आप मेरे फ्री कोर्स से सीख के मेरी मेंटोरशिप ले रहे हैं, तो आपको फिर 6 मंथ मिले भी तो सही ना टेस्ट करने के लिए। जी जी सर, क्योंकि सर अगर एक्सपर्ट बनना है, अगर आप जैसा बनना है तो सर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अगर आपकी शागिर्दी में। एग्जैक्टली exactly। अभी मुझे 3 साल हो गए हैं, तो अगर आप मुझसे जी जी। थोड़ा सा पर्सनली पूछे ना कि मुझे कितना टाइम हुआ है इन चीज़ों को सीखने में, तो मैं अभी तक सीख रहा हूँ, ठीक है। ये जो सीखने का फेस है ये कंसिस्टेंटली चलता ही रहता है, क्योंकि अपडेट मार्केटिंग में आती ही रहती है। लेकिन अगर आप कह लें कि कैंपेनों को एनालाइज करना और ये सारी चीज़ें, ये आप कह लें कि मैंने अपने ये जो है वो 3 साल के एक्सपीरियंस में तकरीबन मैंने अपने 2 से 2.25 साल इसी चीज़ को सीखने में लगा दिए हैं। और आपको टाइम नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं जो मैंने सीखी है, ठीक है। आप जो है ना वो इसको 1-2 मंथ के अंदर रिकवर कर लेंगे इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर यहाँ पे क्लास एंड करते नहीं हैं। सर, मेरा मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, एंड थैंक यू सो मच। ओके, आपने मुझे टाइम दिया अपना। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। वैसे आपको बता दूं, मैंने जब फ्री कोर्स स्टार्ट किया था तब भी मैं जो है ना वो कह लें कि बुखार वगैरह था, गला बंद था और नाक भी बंद था मेरा। आज की क्लास में भी मेरी तबीयत कुछ ऐसी ही है, पता नहीं क्यों, ये पता नहीं क्या चीज़ है। वेल, अल्लाह शिफा अल्लाह दे। ताला तंदुरुस्ती दे मुझे भी सबको। यहाँ पे करते हैं क्लास को एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज़। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।